नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका एलियस में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। हमने हमारे पिछले विषय में चर्चा की थी मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य के साथ उनके परिचय और उनके मगध का शासक बनने तक की यात्रा के बारे में। इसके साथ ही हमने चंद्रगुप्त मौर्य के सेल्यूकस निकेटर के साथ हुए युद्ध के बारे में भी चर्चा की थी। आज हम उनसे जुड़ी कुछ और बातों के बारे में चर्चा करेंगे। हम सब ये जानते हैं कि आचार्य चाणक्य की और चंद्रगुप्त मौर्य की प्रथम भेंट आचार्य चाणक्य के धननंद द्वारा किए गए अपमान के बाद हुई थी। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ी अनुश्रुतियाँ और परंपराएं उनसे जुड़ी ठोस प्रमाणों की तुलना में अधिक हैं, अतः बहुत से ऐसे विषय हैं जिनके बारे में विद्वान एकमत नहीं है। जैसे इनका जन्म और कुल, इसके संबंध में भी विद्वान एकमत नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को उसके स्वामी एक शिकारी से 1000 कर्षापण देकर खरीदा था। चंद्रगुप्त मौर्य का वंश क्या था, उनकी जाति के संबंध में अलग अलग विद्वान और ग्रंथ अलग अलग मत देते हैं। उनसे जुड़े कुछ मतों पर एक दृष्टि डालते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, विष्णु पुराण की टीका, मुद्रा राक्षस और घुंडराज द्वारा रचित मुद्रा राक्षस की टीका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे। बौद्ध और जैन ग्रंथ भी चंद्रगुप्त मौर्य को किसी कुलीन घराने से संबंधित नहीं बताते हैं। कुछ विदेशी ग्रंथ और विदेशी इतिहासकार भी चंद्रगुप्त मौर्य के निम्न कुलीन होने की बात कहते हैं। चलिए, ये तो हुई बात चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के बारे में, जिससे जुड़े हमें कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के वैवाहिक जीवन के बारे में। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध होता है और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। इस विषय पे हमने अपने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। हम सब जानते हैं कि हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह एक राजनैतिक वैवाहिक संबंध था। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने धननंद की पुत्री राजकुमारी नंदिनी के साथ भी विवाह किया था। चलिए आगे चर्चा करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कह सकते हैं कि इनका प्रारंभिक जीवन और उससे जुड़ी जानकारियां जितनी अस्पष्ट हैं, उनकी शासन प्रणाली स्पष्ट रूप से सामने आती है, जो कि पूर्ण रूप से जन कल्याणकारी रही है और इसे उनके परावर्ती शासकों ने भी अपनाया था। इनके शासन की मुख्य विशेषताएं थीं सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण, विकसित आधिकारिक तंत्र, उचित न्याय व्यवस्था, नगर शासन, कृषि, शिल्प, उद्योग, वाणिज्य और व्यापार की वृद्धि के लिए राज्य द्वारा किए गए अनेक कारगर उपाय। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध का उद्देश्य लोकहित था। दासों और कर्मकारों को मालिकों के अत्याचारों से बचाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा विस्तृत नियम बनाए गए थे। अनाथ, दरिद्र, मृत सैनिकों तथा कर्मचारी के परिवारों के भरण पोषण का भार भी राज्य के ऊपर था। अर्थशास्त्र में एक उद्धरण है जिससे ये व्यक्त हो जाता है कि इनके शासन व्यवस्था का परम लक्ष्य लोक कल्याण था। अर्थशास्त्र में लिखा है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में ही उसकी भलाई है। राजा को जो अच्छा लगे वो हितकर नहीं है, वरन हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे। चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म के बारे में बात करते हैं। सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म में बहुत ज़्यादा रुचि थी। मात्र 4 अवसर थे जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने महल से बाहर निकलते थे और उन्हीं अवसरों में एक अवसर था यज्ञ। जैन अनुश्रुतियाँ कहती हैं कि अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और जब मगध में 12 वर्षों का दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ा था
तो ये आचार्य भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए थे और वहाँ निराहार रहकर संलेखना पद्धति से इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र बिंदुसार, जिन्हें के ग्रंथों में अमित्रघात भी कहा गया है, ये मगध की गद्दी पर बैठे। हम अपने अगले वीडियो में बिंदुसार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।